नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस 2 की फिजिक्स करवा रहा हूँ और अपने इसके अंदर 9वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का अपना जो टॉपिक है वो है समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती धातु की छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो अपने क्या करना है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में एक धातु की छड़ लेना है जो क्या करे, एक नियत अक्ष के परितः घूर्णन करे। उसके लिए हमें क्या करना है, विद्युत वाहक बल का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए अपने क्या करते हैं इसमें, तो एक धातु की छड़ लेते हैं, ये P और Q, ये P और Q जो है वो क्या है, एक धातु की छड़ है। ये क्या कर रही है, ओमेगा कोणीय वेग से विद्युत क्षेत्र में गति कर रही है। इस तरीके से यहाँ पर क्या है, विद्युत क्षेत्र है जिसकी दिशा जो है वो क्रॉस के अकॉर्डिंग है। और क्रॉस के बारे में आपको बता चुका हूँ, क्रॉस कहाँ होता है। और इस छड़ की लंबाई जो है वो कितनी है, कैपिटल L है। तो कैपिटल L लंबाई की क्या है, एक धातु की छड़ है जो क्या कर रही है, ओमेगा कोणीय वेग से एंटी क्लॉकवाइज जो है वो चक्कर लगा रही है या घूर्णन कर रही है। तो ये जो आपके पास में धातु की छड़ है, ये अगर घूर्णन करेगी तो इस प्रकार के वर्त के अंदर ये गति करेगी। ठीक है, इस छड़ के कारण आपको क्या करना है, इस छड़ के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल जो आएगा उसका मान आप लोगों को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने इसमें क्या करते हैं, यहाँ अपने इसमें एक अल्पांश लेते हैं। ये जो छड़ का पॉइंट P है, यहाँ से अपने क्या करते हैं, स्मॉल l लंबाई दूरी पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं जिसकी लंबाई कितनी है, dl है। तो dl लंबाई का यहाँ हम लोगों ने क्या किया, एक अल्पांश ले लिया है। इस अल्पांश की लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। ठीक है, और अब अपने क्या करते हैं, इस अल्पांश के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान देखते हैं। तो ये छड़ के अंदर एक छोटा सा अल्पांश लिया है, ये किसकी तरह कार्य करेगा, तो ये कार्य करने वाला है आपके पास में एक चालक छड़ के तरह। ठीक है, एक चालक छड़ जैसे क्या कर रही हो, सीधी गति कर रही हो। तो उसमें आपके पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान जो है वो कितना आता है, तो उसके लिए आता है VBL। कितना आता है, VBL आता है। तो अपने पास में ये मान कितना आ जाएगा, ये मान आ जाएगा आपके पास में DE इक्वल VBL। ठीक है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में DE इक्वल VBL। ध्यान रखना, ये जो E यहाँ पर लिखा गया है ये किसे बता रहा है, ये बता रहा है विद्युत वाहक बल को। ठीक है, ये जो E मैंने यहाँ लिख दिया ये किसे बता रहा है, विद्युत वाहक बल को बता रहा है। तो ये DE किसके बराबर है, ये बराबर है VBDL के। ओमेगा इक्वल आप लोग जानते हो कि ओमेगा किसके इक्वल होता है, ओमेगा इक्वल होता है V/R के। पर यहाँ आपके पास में जो ये L लंबाई का अल्पांश है, इसका रेखीय वेग, इस L लंबाई के अल्पांश का रेखीय वेग जो है वो कितना होगा, रेखीय वेग होगा इसका v किसके बराबर होता है, v बराबर होता है ओमेगा r के। पर r की जगह अपना आज कितना आएगा, ओमेगा l आएगा। तो आपके पास में ये जो de है, de ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा b और v की जगह आ जाएगा ओमेगा l और dl। कितना, b ओमेगा l और dl। अब देखिए, अब अपने मान लेते हैं कि संपूर्ण छड़ जो है, संपूर्ण छड़ के लिए अगर अपने प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है तब कैसे करेंगे। तो संपूर्ण छड़ के लिए, संपूर्ण छड़ के लिए अगर अपने क्या करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है, तो उसमें आपको ये जो समीकरण है, इस समीकरण का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। समाकलन b ओमेगा l और dl, ये समाकलन होगा 0 से लेकर के कैपिटल L तक, क्योंकि कैपिटल L लंबाई की आपके पास में ये छड़ है। तो 0 से लेकर के कैपिटल L तक इसका क्या होगा, समाकलन ओमेगा l और dl, b ओमेगा l और dl। अब देखिए आपके पास में आएगा e और ये b और ओमेगा आ जाएगा यहाँ से बाहर, इसका समाकलन आपके पास में बचेगा l और dl। इसका अगर समाकलन करो ये बनता है b ओमेगा l² बटा 2।
0 से L। तो अब आपके पास में आएगा E इक्वल 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। अब देखिए, अगर ओमेगा और स्मॉल f की बात की जाए, स्मॉल f जो आपके पास में आवृत्ति होती है, तो अगर अपने ये मान करके चले आवृत्ति जो है वो कितनी है, f हर्ट्ज है। f हर्ट्ज अगर आपके पास में आवृत्ति है तब आपके पास में मान कितना आएगा। अगर ओमेगा इक्वल क्या लेकर के चले, ओमेगा इक्वल लेकर के चले 2πf। यहाँ f जो है वो क्या है, आवृत्ति है, जिसका मात्रक अपने क्या ले रहे हैं, हर्ट्ज ले रहे हैं। अगर ऐसा है तो E इक्वल बनेगा 1/2 B और यहाँ आ जाएगा 2πf और L स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा और E किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा BF और πL स्क्वायर। πL स्क्वायर जो है उस एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा जिसके अंदर ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ठीक है, तो इस वृत्त यहाँ पर जो बन रहा है उसका क्या आ जाएगा, ये क्षेत्रफल आएगा। जिसे अगर अपने कैपिटल A से लिख दे तो ये बन जाता है E इक्वल BFA। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है, E इक्वल आ जाता है BFA। ठीक है, अब अगर अपने आगे बात करें इसके फॉर्मूले के अलावा, तो अगर अपनी प्रेरित धारा की दिशा देखें तो प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात करेंगे, तो प्रेरित धारा जो है उसकी दिशा ज्ञात करेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। ठीक है, ये दिशा जो आप लोग किससे ज्ञात कर लोगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर लोगे। तो जिससे आपके पास में ये धारा की दिशा कहाँ से कहाँ जाएगी, ये आ जाएगी Q से P की ओर, Q से P की ओर। ठीक है, ये दिशा कहाँ से कहाँ आएगी, ये आएगी Q से P की ओर। ज्ञात कर लेना आप लोग, Q से P की ओर। ठीक है, ये क्या है, इस प्रेरित धारा की दिशा है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम मैं बता चुका हूँ आपको। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, प्रेरित धारा की दिशा जो है उसका मान ज्ञात कर सकते हो और प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान BFA या 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है। आगे देखिए अपने इसमें, अगर आपके पास में धातु की चकती होती तो क्या होता। अगर धातु की चकती में प्रेरित विद्युत वाहक बल समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती धातु की चकती में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। तो देखिए, ये मान लेते हैं आपके पास में क्या है, एक धातु की चकती है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, एक धातु की चकती है और मान लेते हैं कि ये जो चकती है ये कितनी त्रिज्या की है, कैपिटल R त्रिज्या की है। तो कैपिटल R त्रिज्या की आपके पास में क्या है, एक चकती है। ठीक है, और चकती के अंदर अपने ये माने कि ये क्या करिए, ओमेगा कोणीय वेग से एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन करिए। जैसे आपके पास में धातु की क्षण गति कर रही थी, उसी प्रकार से ये चकती भी क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज घूर्णन कर रही है। और यहाँ मैं बना देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, जो किसके अकॉर्डिंग आ रही है, क्रॉस के अकॉर्डिंग आ रही है। तो अपने क्या करते हैं, अपने मान लेते हैं कि आपके पास में ये जो चकती है ये किससे मिलकर के बनी हुई है, ये बहुत सारी छड़ों से मिलकर के बनी हुई है। अगर ऐसा है तो इसके अंदर एक छड़ ऐसी होगी जिसका नाम क्या होगा, ओ ये PQ होगा। तो यहाँ क्या है, PQ एक आपके पास में छड़ है। इस छड़ की लंबाई कितनी है, कैपिटल R है। तो आपके पास में चकती के अंदर क्या है, एक छड़ है और इस छड़ की लंबाई कितनी है, कैपिटल R है। तो इसके लिए आप लोग अगर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो तो वो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान किसके बराबर आएगा, वो आएगा E इक्वल 1/2 B ओमेगा R
स्क्वायर। तो यहाँ प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब अपने ये मान ले कि ये विद्युत वाहक बल जो है ये समस्त अल्पांश छड़ों के मध्य प्रेरित होगा और सभी छड़ें जो अपने पास में होगी ये क्या होगी, समांतर क्रम में लगी हुई होगी। ठीक है, ये सभी छड़ें किस क्रम में लगी हुई होगी, समांतर क्रम में लगी हुई, क्योंकि अपने बिल्कुल अल्पांश के रूप में इसे लेकर के चल रहे हैं। तब आपके पास में जो ये वृत्त है इसके केंद्र और परिधि के मध्य, इस वृत्त के केंद्र और परिधि के मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, क्या होगा, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, उस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा, ये होगा E = 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। क्योंकि कंप्लीट शक्ति जो है वो अपने मान ली किससे मिलकर के बनी हुई है, बहुत सारी छड़ों से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है, तो E कितना आ जाएगा, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए आगे, अगर ऐसा है तब क्या होगा, तब अपने ये मान करके चले कि ओमेगा किसके बराबर हो, अगर 2πf के बराबर हो, जैसे पीछे अपने 2πf के बराबर था उसी तरीके से ओमेगा किसके बराबर हो, 2πf के बराबर हो। तो इस कंडीशन में E का मान कितना आएगा, ये आएगा 1/2 b और 2πf और r स्क्वायर। ठीक है, तो 2 से 2 अपना कैंसिल हो जाएगा और ये पाई आर स्क्वायर एक साथ आप लोग लिख दोगे, तो ये बनेगा E और b f और पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, b, ये f और पाई आर स्क्वायर को मैंने एक साथ लिख दिया, तो पाई आर स्क्वायर जो है इसकी जगह क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। तो ये f a, ठीक है, b f a आपके पास में बन जाएगा। ठीक है, ये किसका मान है, ये आपके पास में शक्ति में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है। और इसकी दिशा फिर से आप लोग किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हो, इसकी दिशा फिर से आप लोग जो फ्लेमिंग का आपके पास में दाएं हाथ का नियम है उसकी सहायता से आप लोग ज्ञात कर सकते हो। यहाँ शक्ति का केंद्र धनात्मक बनेगा और परिधि जो होगी उसकी ध्रुवता अपने ऋणात्मक आएगी। ठीक है, आगे देखिए नया टॉपिक अपना, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण, आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान। ये जो छोटे छोटे टॉपिक है ये इनसे एग्जाम में प्रश्न आता है। जैसे लास्ट ईयर जो आपके क्वेश्चन आया था वो शायद यही आया था, आयताकार शक्ति वाला, कि आयताकार शक्ति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो आपके आते हैं यहाँ से, तो ये जो छोटे छोटे टॉपिक अपने कर रहे हैं, जैसे अगर बड़ा प्रश्न तो आए तो आपके पास में जो आयताकार लूप था वो आ सकता है, और उसके अलावा वहाँ पर जो हम लोगों ने संरक्षण का नियम उस पर लागू किया था उसके बारे में पूछ सकता है, या चालक छड़ के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गति की विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। पर अगर छोटा प्रश्न आता है तो उसके अंदर आपसे शक्ति या ये अभी जो अपने चालक छड़ ली है ये, या अभी जो लास्ट ईयर आया था समरूप चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती आयताकार, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, इसके लिए प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है उसका मान किस प्रकार से आप लोग ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसके अंदर एक कुंडली मानोगे। ये आपके पास में यहाँ पर एक कुंडली है। ठीक है, और ये ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है। और इस तरीके से यहाँ इसकी धारा की दिशा है, यहाँ S और यहाँ N, ये आपके पास में क्या है, चुंबकीय ध्रुव है। और चुंबकीय क्षेत्र और इसका जो आपके पास में एंगल है वो कितना आएगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र और
क्षेत्रफल जो है उसके मध्य का जो कोण है वो कितना है, तो वो एंगल आपके पास में है थीटा। ठीक है, अब देखिए आगे अपने इसमें ये जो डायग्राम है इसका अगर सिर्फ ऊपर वाला पार्ट आप लोग बनाओ, जो ऊपर आपको फ्रंट दिखाई दे रहा है, अगर इसे आप लोग बनाना चाहो, ये जो इतना फ्रंट आपको दिख रहा है, तो इस फ्रंट को अगर आप लोग बनाना चाहो तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, ये N और ये S। ठीक है, फ्रंट जो आपका पार्ट है S R जो है ये S R और ये B वेक्टर है, और ये कुंडली का तल जो है ये कितना बना रहा है कोण, ये बना रहा है थीटा कोण। ये अपने इसे ऊपर से देख रहे हैं, ये जो इस तरफ डायग्राम, इसे अगर आप लोग ऊपर से देखोगे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम जो है आपको दिखाई देगा। यानी कुंडली का जो तल है उस तल के लंबवत किसकी दिशा होती है, क्षेत्रफल की दिशा होती है। तो क्षेत्रफल की दिशा के साथ में बी वेक्टर जो कोण बना रहा है वो कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। अब ये पी क्यू आर एस कुंडली जो है, ये पी क्यू आर एस कुंडली जो है ये क्या कर रही है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति कर रही है। ठीक है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये किस प्रकार की गति कर रही है, तो समरूप चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ये घूर्णन गति कर रही है। तो इसकी घूर्णन गति जब होगी, यानी जब ये क्या करेगी, घूर्णन गति करेगी, तो इस घूर्णन गति की वजह से इसमें क्या प्रेरित होगा, विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। उससे पहले इसमें क्या होंगे, फ्लक्स जो होंगे, फ्लक्स का मान देखिए कितना आएगा, फ्लक्स फाई बी ए से अगर लिखें तो ये आएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इससे संबंध फ्लक्स कितना है, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। और इसे क्या लिख सकते हो आप लोग, इसे लिख सकते हो बी ए और कोस थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ कोण कितना बन रहा है, बी और ए के मध्य थीटा कोण बन रहा है। तो ये फाई बी किसके बराबर आ गया, ये आ गया बी ए कोस थीटा। थीटा किसके बराबर होता है, तो थीटा आप जानते हो, थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के। किसके बराबर होता है, ओमेगा टी के बराबर होता है। ओमेगा कोणीय वेग है, ये विस्थापन, और ये समय, विस्थापन बटे समय किसके बराबर, ओमेगा के। तो ये आपका विस्थापन किसके बराबर, वेग इंटू समय के, ओमेगा इंटू टी के बराबर। तो ये मान अगर आप लोग यहाँ लिख देते हो, ये बनता है फाइव बी इक्वल बी ए कोस ओमेगा टी। अब फैराडे और लेंज के नियम से, फैराडे और लेंज के नियम से, फैराडे और लेंज के नियम से, फैराडे और लेंज के नियम से विद्युत वाहक बल जो आएगा वो किसके बराबर आता है, तो वो बराबर आता है E इक्वल माइनस डी फाइव बी बटा डी टी के। E किसके बराबर आता है, माइनस का डी फाइव बी बटा डी टी। इसके क्या आता है, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान जो है वो बराबर आता है। ये मान अगर यहाँ रखा जाए तो E बराबर आएगा माइनस के डी बटा डी टी के। फाइव बी किसके बराबर, बी ए कोस ओमेगा टी के बराबर है। यहाँ देखिए अगर कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होती, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n होती, कुंडली जो आपके पास में उसमें फेरों की संख्या कितनी होती, n होती, तो ये वाला जो मान आपका है ये क्या आता, n के साथ में मल्टीप्लाई होकर के आता। अगर ये n के साथ में मल्टीप्लाई होकर के आता तब ये सभी मान जो है वो n के साथ में क्या होकर के आते, मल्टीप्लाई होकर के आते। तो ये लाइन भी आप लोग इसमें ऐड करोगे कि यदि कुंडली के अंदर फेरों की संख्या कितनी हो, कैपिटल N हो, तब आपके पास में फाइव बी का मान कितना आएगा, n बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और फाइव बी कितना आएगा, n बी ए कोस थीटा। और यहाँ भी जब आप लोग इसे रखोगे तो ये इसके साथ में ही रखा जाएगा, एन बी ए कोस ओमेगा टी। इसे सॉल्व करें तो ई कैसे बनेगा, देखिए माइनस का, और एन बी ए डी बटा डी टी और कोस ओमेगा टी जो आपके पास में बनता है। अब देखिए आप क्या लिखोगे, यहाँ से आप लोग लिखोगे ई माइनस का एन बी ए, और आपके पास में क्या है, कोस ओमेगा टी है, इसका टी के सापेक्ष आप लोग क्या कर रहे हो, अवकलन कर रहे हो। तो टी के सापेक्ष करोगे तो कोस का करते हैं तो साइन आता है, क्या आता है, साइन आता है। तो यहाँ लिखोगे साइन, पर अंदर क्या है, अंदर है इसके ओमेगा टी। तो ओमेगा टी तो आएगा, ये माइनस का आएगा, माइनस का साइन ओमेगा टी, पर इसके साथ साथ यहाँ क्या आएगा, ओमेगा आएगा, क्योंकि अंदर वाली टर्म जो है वो टी ना होकर के ओमेगा टी है, तो ओमेगा से क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तब ये प्लस बनेगा, क्या बनेगा, ये प्लस बनेगा, एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। इसे आप लोग लिख सकते हो ई इक्वल ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल ए का मान आता है, और ये आता है आपके पास में फ्लक्स जो है फाइव बी उसका मान। तो समीकरण 1, समीकरण 2। यहाँ से अगर आप लोग प्रेरित विद्युत धारा का मान ज्ञात करना चाहो
और ये मान करके चलो कि कुंडली जो है उसका प्रतिरोध कितना है, तो कुंडली का प्रतिरोध कितना लेकर के चलेंगे, कैपिटल R लेकर के चलेंगे कि कुंडली जो है उसका प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R है। अगर कुंडली का प्रतिरोध कैपिटल R होगा तो I किसके बराबर होगा, E/R के। तो आपके पास में ये मान आएगा E0 sin ओमेगा t, E0 sin ओमेगा t/R। ये जो टर्म है इसे लिख देते हैं I0, शिखर मान होते हैं ये, लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे आप लोग इनके बारे में। तो अभी के लिए बस याद रखो I=I0 sin ओमेगा t। इसे अगला जो चैप्टर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे अपने, ये शिखर मान के रूप में लिखे जाते हैं। तो I=E0/R sin ओमेगा t, यानी I=I0 sin ओमेगा t। ये आपके पास में क्या है, समीकरण 3 है। तो यहाँ आपने देखा प्रेरित विद्युत धारा का मान, ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, और ये प्रेरित विद्युत धारा का मान है, और ये किसका मान है, ये प्रेरित विद्युत फ्लक्स का मान है। अगर यहाँ से आप लोग इसका ग्राफ खींचना चाहो तो ये साइन वेव के रूप में आपको ग्राफ मिलेगा। कुछ इस तरीके से आगे बना रहा हूँ मैं इसे। देखिए इस ग्राफ को, तो ये ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, साइन वेव का ग्राफ मिलेगा आपको ये E, और यहाँ से अगर T के बीच में ग्राफ खींचा जाए तो इस तरफ तो E आने वाला है, ठीक है, दोनों तरफ, और इस साइड कौन आएगा, T आएगा। साइन वेव का ये ग्राफ इस तरीके से आता है, ये कैपिटल T होता है, ये T/2 होता है, और ये T/4 होता है, और ये 3T/4 होता है, ठीक है। ये कितना होता है, 3T/4 होता है, T/4 T/2, और ये इसका मैक्सिमम मान है जो कितना है, E0 है। यहाँ ये जो मान है मैक्सिमम है E0, और E0 किसके बराबर है, E0 बराबर है आपका NBA ओमेगा के बराबर, NBA ओमेगा के बराबर, NBA ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोगों के पास में ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। E0 वगैरह के मान में मैंने इसमें लिख दिए हैं, तो आप लोग ग्राफ बना लेना, और ये जो समीकरण आपके पास में आई है सभी इन समीकरणों को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। इसके अलावा अगर अपने निष्कर्षों के रूप में यहाँ से लिखना चाहिए तो आप लोग समीकरण 1 को और समीकरण 2 को इसमें देखोगे। समीकरण 1 और 2 यहाँ से आप लोग देखोगे कि जब फ्लक्स का मान अधिकतम होता है, फ्लक्स का मान क्या होता है, जब आपके पास में अधिकतम होता है तो उसमें आपके पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, न्यूनतम होता है। और जब फ्लक्स का मान न्यूनतम होता है तब आपके पास में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ऐसा आप लोग इसमें देख सकते हो। थीटा का मान जब याद रखा जाएगा, ये जो आपके पास में टर्म है, यहाँ जो ओमेगा टी या थीटा जो है, थीटा का मान आप लोग 0 डिग्री अगर रख देते हो तो यहाँ 0 रखोगे, कोस 0 बनेगा, उसका मान 1 होता है। पर यहाँ ओमेगा टी 0 रखोगे, साइन 0, तो ये 0, ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम। इसी तरीके से यहाँ जब 90 डिग्री आप लोग रखते हो तब ये तो मिनिमम होगा, परंतु 90 डिग्री रखते ही ये मैक्सिमम बन जाएगा E0 के बराबर, ठीक है। तो ये आपके पास में तीसरा टॉपिक था आज का, जिसके अंदर अपने पढ़ा है आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, ठीक है। नया टॉपिक अपने इसमें देखते हैं, वो आता है भंवर धाराएं। यह देखिए, ये जो आपके पास में मान है ना, E=E0 sin ओमेगा टी, ये प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का मान होता है। E=E0 sin ओमेगा टी, ये किसका मान होता है, प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का मान होता है। और ये जो आपने लिखा ना I=I0 sin ओमेगा टी, ये किसका मान होता है, ये होता है प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का मान, जिसके बारे में अपने 10वें चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और जो आपका विद्युत जनित्र होता है, वो विद्युत जनित्र इन्हीं के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है, ठीक है। आगे देखिए, नया टॉपिक अपना वो आता है भंवर धाराएं। भंवर धाराएं, देखिए भंवर धाराएं क्या होती है। भंवर धाराएं
यदि किसी चालक पट्टिका को, अगर आप लोग क्या करते हो, किसी चालक पट्टिका को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हो, यानी आप लोग क्या करते हो, किसी चालक पट्टिका को चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हो, या आप लोग क्या करते हो, चालक पट्टिका पर परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हो, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करते हो, तब क्या होता है, तब जो चालक पट्टिका आपके पास में होती है, इसके अंदर जल के समान चक्करदार विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है, जल के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती है। जल के समान क्या होती है, चक्करदार धाराएं उत्पन्न होती है, जिन्हें अपने किस नाम से जानते हैं, जिन्हें अपने जानते हैं भंवर धाराओं के नाम से। आप लोग ये भी बोल सकते हो, जब किसी चालक पट्टिका से संबंधित अर्थात के रूप में लिख सकते हो, अर्थात जब चालक पट्टिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में, जब किसी चालक पट्टिका से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर इस चालक पट्टिका के अंदर क्या हो जाता है, जल के समान चक्करदार या वर्ताकार धाराएं जो है वो उत्पन्न हो जाती है, और इन धाराओं को ही अपने क्या कहा जाता है, इन धाराओं को ही अपने जाना जाता है भंवर धाराओं के नाम से। ठीक है, ये जो धाराएं हैं, ये धाराएं अपनी क्या कहलाती है, भंवर धाराएं कहलाती है। ठीक, यानी जब आप लोग क्या कर रहे हो, किसी चालक पट्टिका पर परिवर्तित विद्युत क्षेत्र आरोपित कर रहे हो, या इसे चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करवा रहे हो, तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाने पर या परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर ये जो चालक पट्टिका है, इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और जब इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, उसमें इसमें क्या होगी, चक्करदार विद्युत धाराएं उत्पन्न होगी, और इन धाराओं को ही अपने क्या कहा जाता है, भंवर धाराएं कहा जाता है। ये आपके पास में वास्तविक विद्युत धाराएं होती है, और इनके कारण उष्मा के रूप में ऊर्जा की क्या होती है, आपके पास में हानि होती है। ठीक है, अगर भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन करना हो, तब आप लोग कैसे करोगे, तो देखिए, अपने एक चालक पट्टिका लेते हैं और इसे अपने क्या करते हैं, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करवाते हैं। अगर इनका प्रायोगिक प्रदर्शन आप लोग करना चाहो, तब आप लोग क्या करोगे, आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक आयताकार पट्टिका को आपको लेना पड़ेगा, और उस आयताकार पट्टिका को आप लोग क्या करोगे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करवाओ। जैसे PQRS ये एक चालक पट्टिका है, और इसे आप लोग क्या करवा रहे हो, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गति करवा रहे हो। जैसे तल के अंदर लंबवत क्या है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा यहाँ कैसे है, कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये आपने एक चालक पट्टिका ली है, और इस चालक पट्टिका को आप लोग क्या कर रहे हो, v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति करवा रहे हो। तो जब चुंबकीय क्षेत्र में आप लोग इसे गति करवाते हो, तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाने के कारण इसके अंदर क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, इससे संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है वो उत्पन्न होगा। तो लेंज के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा, लेंज के नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये उसी कारण का विरोध करेगा जिसकी वजह से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और इसकी वजह से इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा, अवमंदन उत्पन्न होगा, यानी यहाँ अवमंदन बल लगेगा जो क्या करेगा, इसकी गति का विरोध करेगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, उसकी वजह से इसमें क्या होगा, उसकी वजह से इसके अंदर जो है वो कुछ इस तरीके से भंवर धाराएं जो है चक्करदार धाराओं के रूप में इस तरीके से भी आप लोग इसमें बना सकते हो। ठीक है, इस तरीके से इसमें क्या बन जाती है, भंवर धाराएं जो है वो प्रेरित हो जाती है। ठीक है, ये जो आपके पास में पट्टिका है, इसके अंदर इस तरीके से क्या हो जाती है, ये तो चुंबकीय क्षेत्र बनाया है मैंने, इस तरीके से क्या हो जाती है, इसमें भंवर धाराएं जो है वो प्रेरित हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा अपने जो सेकंड इसका प्रायोगिक प्रदर्शन है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था भंवर धाराएं। ये फर्स्ट प्रयोग मैंने आपको बताया, इसके अंदर बताया है कि आप लोग किसी चालक छड़ को क्या करते, किसी चालक पट्टिका PQRS को जब क्या करवाते हो,
चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाते हो तो चुंबकीय क्षेत्र में गति करवाने पर इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा और फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या करेगा, उसी कारण का विरोध करेगा जिसकी वजह से उत्पत्ति होगी, जिसके कारण यहाँ क्या होगा, भंवर धाराएं उत्पन्न होगी। ठीक है, सेकंड प्रयोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपने।